ये मान के चलिए स्टूडेंट बैठे हैं तुम्हारे सामने। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना बीबीआर क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे गुलाम वंश, और गुलाम वंश में हम पढ़ चुके थे। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था बहराम शाह एवं मसूद शाह। तो बहराम शाह एवं मसूद शाह की हमने कहानी बताई कि उनकी कहानी क्या थी और उनसे कितने क्वेश्चन आज तक बन चुके थे। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे मसूद शाह के बाद अगला जो शासक बनता है वो नसरुद्दीन महमूद बनता है। तो नसरुद्दीन महमूद की अगर हम बात करते हैं तो नसरुद्दीन महमूद ने हत्या कर दी किसकी? मसूद शाह की। और मसूद शाह की हत्या करके ये अगला सुल्तान बन जाता है, यही नसरुद्दीन महमूद। तो देखिएगा दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद की कहानी क्या है उसको हम देखते हैं कि नसरुद्दीन महमूद कैसे शासक बना और कैसा इसका शासनकाल रहा है। तो हेडिंग डालेंगे गुलाम वंश में ही नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, इसका कार्यकाल अगर हम देखते हैं तो 1245 से 66 तक। इसका भी कोई ज्यादा लंबा शासनकाल नहीं है, क्योंकि ये अगर हम बात करते हैं तो नसरुद्दीन महमूद की कहानी कैसे सामने आई और नसरुद्दीन महमूद कैसे शासक बना। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो दो चार बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैक कहानी कि नसरुद्दीन महमूद का राजाभिषेक कैसे हुआ, वो सुल्तान कैसे बना। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो नसरुद्दीन महमूद से पहले अगर हम देखते हैं कि मसूद शाह, अगर हम इसी मसूद शाह की बात करें, मसूद शाह, तो जब ये सुल्तान बना था तो बताते हैं कि ये अत्यधिक मदिरा का सेवन करना, अत्यधिक शराब पीना, इसका मतलब कह सकते हैं कि बहुत अत्यधिक शौक, मतलब कह सकते हैं शौक करता था। इसी के अत्याचार दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ते रहते हैं। उधर मंगोल अटैक होता रहता है और जब मंगोल अटैक होता है तो बताते हैं कि ये दिल्ली की रक्षा नहीं कर पाता। इसीलिए अगर हम आगे देखते हैं कुछ कहानी इसकी मसूद शाह की, तो वहां पर देखिएगा इसी मसूद शाह का विद्रोह कर देता है नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद का जो साथ समर्थन करता है वो बलबन करता है। और कह सकते हैं नसरुद्दीन महमूद की माता मलिका जहां। कितने लोग एंट्री करते हैं तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो इसका समर्थन करने आता है नसरुद्दीन महमूद का बलबन, इसी का समर्थन करने आता है इसी नसरुद्दीन महमूद की माता जिनका नाम था मलिका ए जहां। सही है, मलिका ए जहां कह सकते हैं इनकी नसरुद्दीन महमूद की माता थी। और देखिएगा इन्होंने षड्यंत्र क्या रचा, क्योंकि अचानक नसरुद्दीन महमूद मसूद शाह की हत्या तो नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो भाई इन्होंने करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या षड्यंत्र रचा, क्योंकि इस नसरुद्दीन महमूद की बात करते हैं तो ये नसरुद्दीन महमूद महिलाओं के, अगर हम बात करते हैं इसी नसरुद्दीन महमूद ने महिलाओं के वस्त्र पहनकर, अगर हम बात करते हैं महिलाओं के वस्त्र पहनकर और बलबन प्लस मलिका जहां जो कि किसकी माता थी? नसरुद्दीन महमूद की, इन तीनों ने दिल्ली में एंट्री किया। और दिल्ली में एंट्री करने के बाद इसी नसरुद्दीन महमूद ने हत्या कर दी किसकी? मसूद शाह की। और अगला सुल्तान कौन बन गया? यही नसरुद्दीन महमूद। कह सकते हैं कि तीनों का षड्यंत्र था मसूद शाह के खिलाफ, और इसीलिए मसूद शाह ज्यादा लंबे तक शासन नहीं कर सका और इसीलिए अगला सुल्तान बन जाता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद की और क्या बात है भाई, तो देखते हैं। तो जब नसरुद्दीन महमूद शासक बनता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बैक कहानी कुछ और, कि जब बहराम शाह प्लस यही मसूद शाह, तो बताते हैं कि इसके शासनकाल में भी क्या हुआ था? मंगोल आक्रमण हुआ था। और इसके शासनकाल में भी क्या हुआ था? मंगोल आक्रमण हुआ था। तो जब इनके शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुआ था तो इन मंगोलों का उद्देश्य था
धन प्राप्त करना। कहां से करना? भारत से धन की प्राप्ति करना, क्योंकि इन पे ये दोनों लोग शिकंजा नहीं कर सके थे। इसीलिए जब नसरुद्दीन महमूद अगला सुल्तान बनता है तो बताते हैं कि यहां पर नसरुद्दीन महमूद का पूरा खजाना खाली हो चुका था। कह सकते हैं कि इन्होंने सारा खजाना, दिल्ली सल्तनत का खजाना जो था वो सारा खाली हो चुका था। इसीलिए जब नसरुद्दीन महमूद अगला सुल्तान बनता है तो इसके पास कोई भी ऐसी इतना धन नहीं था जो कि दिल्ली की जनता की वो क्या कर सके, रक्षा कर सके। इसी बताते हैं कि नसरुद्दीन महमूद के बारे में कि इसकी जो सबसे बड़ी शक्ति थी उसी का समर्थन करने वाला बलबन था। बलबन इसके सामने बहुत बड़ी शक्ति बन चुका था। और बलबन बताते हैं कि जब नसरुद्दीन महमूद शासक बनता है तो नसरुद्दीन महमूद ने, अगर हम देखें कि बलबन को नाइव ए मामली कात का क्या दिया था भैया? पद दिया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसी नसरुद्दीन महमूद ने इसको एक उपाधि दी थी बलबन को, उलुग खां की। तो कह सकते हैं कि बलबन का जो कह सकते हैं नसरुद्दीन महमूद की जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो था बलबन। बताते हैं कि इसी बलबन ने अपने वैवाहिक संबंध अच्छे करने के लिए बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? नसरुद्दीन महमूद के साथ। तो कह सकते हैं कि बलबन धीरे धीरे उभरता आ रहा है और बलबन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि नसरुद्दीन महमूद की सहायता कर सकता है। अब देखते हैं इसके बारे में, हमने ये पढ़ रखा है कि भाई ये जो राजा बना था, ये सुल्तान जो बना था नसरुद्दीन महमूद, बड़ा ही शांति प्रिय सुल्तान था। बताते हैं कि इसके बारे में हमने बहुत चीजें पढ़ रखी हैं कि जब ये खजाना खाली हो जाता है दिल्ली सल्तनत का, तो उधर अगर हम बात करते हैं, मंगोल बार बार क्या कर रहे हैं? भारत पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्हें क्या है कि विद्रोह पे विद्रोह हो रहे हैं नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। और नसरुद्दीन महमूद रक्तपात से बिल्कुल अलग रहना चाहता है। कह सकते हैं कि खून खराबा इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चलो ठीक है, खून खराबा पसंद नहीं है, लेकिन इतना तो बनता है हक सुल्तान का कि वो अपनी दिल्ली की क्या करे? जनता की रक्षा करे। अब बताते हैं कि रक्षा भी इसको करने में मतलब विलंब होता था, ये रक्षा भी नहीं कर पाता था। कह सकते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति था, इसकी अगर हम बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद की, कि अपना जीवन अगर हम देखते हैं, ये अपना जीवन कुरान लिखकर, अगर हम बात करते हैं इसी नसरुद्दीन महमूद की, कुरान लिखकर और प्लस टोपी सिलकर जीवन व्यतीत करता था। दोस्तों, एक ऐसा सुल्तान, कह सकते हैं कि सुल्तान होने के बाद भी चाहे तो ये बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अपना जीवन कैसा व्यतीत कर रहा है? बिल्कुल साधारण तरीके से, एक आम व्यक्ति के रूप में। मतलब राजा होने के बाद भी ये अपने आप को राजा नहीं मानता है। कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अगर कोई सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, दिल्ली सल्तनत का कोई ईमानदार अगर कोई सुल्तान पूछा जाए तो वो कौन है? नसरुद्दीन महमूद था। तो आखिर जब नसरुद्दीन महमूद इतना ईमानदार व्यक्ति है तो आखिर इसको कुछ समय के लिए शासन क्यों कर पाया? इसको कह सकते हैं कि नसरुद्दीन महमूद को एक अयोग्य सुल्तान क्यों घोषित कर दिया गया? अयोग्य सुल्तान होने का मुख्य कारण, दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि अयोग्य सुल्तान होने का मुख्य कारण यही था कि इसके पास वो शक्तियां नहीं थी कि जो कि ये मंगोलों का सामना कर सके। दिल्ली की जनता को एक ईमानदार सुल्तान की तरह एक ताकतवर सुल्तान भी चाहिए था। इसीलिए दोस्तों अगर हम देखें तो इसकी सारी शक्तियां धीरे धीरे किसके हाथ में आने लगती है? बलबन के हाथ में आने लगती है। बलबन की अगर हम बात करते हैं तो बलबन कहीं ना कहीं, जो कि बलबन के द्वारा ही तो राजा बनाया गया, किसको? नसरुद्दीन महमूद को। और नसरुद्दीन महमूद की माता जिसका नाम है मलिका जहां, इन दोनों के द्वारा तो ही नसरुद्दीन महमूद को अगर हम बात करते हैं सुल्तान बनाया गया था। और इन्हीं ने दोनों ने, मलिका जहां ने जो इनकी माता थी और बलबन ने मसूद शाह की हत्या करी थी। कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो नसरुद्दीन महमूद के इन कारनामों को देखते हुए बलबन बड़ा ही मन में कह सकते हैं कि नसरुद्दीन महमूद से घृणा करने लगता है।
उधर अगर हम बात करते हैं तो नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा मतलब अपना जीवन व्यतीत करने लगा, कुरान लेकर, टोपियां सिलकर, और कह सकते हैं कि खजाने में से, दिल्ली सल्तनत के खजाने में से 1 रुपया खर्च नहीं करता था, ये सभी जनता में बांट दिया करता था। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो जब इसकी शक्तियां सारी बलबन के हाथों में आने लगती है, तो एक दिन बताते हैं कि जब तक बलबन रहा तो तब तक तो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण नहीं किया। लेकिन जैसे ही बलबन को अगर हम बात करते हैं, तो बलबन को जैसे ही नाइब ए मामलिकात के पद से ये हटा देता है, कौन? यही नसरुद्दीन महमूद। तो बताते हैं कि इसी पद पर ये अपने भतीजे नसरुद्दीन महमूद बलबन को नाइब ए पद से हटाता है, और इसी पद पर नियुक्ति होती है किसकी? रेहान की। रेहान कोई और नहीं है दोस्तों, ये इसका क्या है? भतीजा है। और जैसे ही भतीजा रेहान नाइब ए मामलिकात के पद पर बैठता है, तो यही खबर मंगोलों को लग जाती है कि बलबन को नसरुद्दीन महमूद ने क्या किया है? पद से हटा दिया है। और उसी समय बताते हैं कि जब रेहान इस पद पे आता है, तो रेहान के शासनकाल में जब तक रेहान रहा इस पद पर, तब तक मंगोलों ने एक भयंकर लूटपाट करना, दिल्ली में हत्याएं करना, महिलाओं का अपहरण करके अपने गिरोह में क्या कर लेते थे? वो शामिल कर लिया करते थे। क्योंकि मंगोलों को क्या चाहिए था? सिर्फ पैसा चाहिए था। चाहे वो किसी बच्चे को उठाकर उनको पैसा मिले, चाहे वो धन दौलत लूटकर उनको पैसा मिले, चाहे किसी की हत्या करके पैसा मिले, उनको सिर्फ उद्देश्य था पैसा कमाना। रेहान का काल ऐसा आ जाता है दोस्तों कि इसके शासनकाल में बताते हैं कि जो मौलवी काजी थे, वो अपने कह सकते हैं कि अपनी धार्मिक चीजों को भी एक तरह से सही से नहीं पढ़ पाए, धार्मिक चीजों का एक तरह से अध्ययन भी नहीं कर पाए, धार्मिक चीजों को बढ़ावा भी नहीं दे सके। नसरुद्दीन महमूद ने कह सकते हैं कि नसरुद्दीन महमूद ने मंगोलों पर कोई भी शिकंजा नहीं कसा, चारों ओर से विद्रोह होने लगे। वही 40 लोग जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए थे, उन्होंने कहा कि एक तरह से नसरुद्दीन महमूद को पद से हटाया जाए। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद की, तो नसरुद्दीन महमूद जब मंगोलों का अटैक होता है, तो रेहान जब सूबेदार बन जाता है, जब पद पे बैठा रहता है, तो इसके शासनकाल में बताते हैं कि 30 दिन तक, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 30 दिन तक पूरी दिल्ली के अंदर कोई भी मुस्लिम ने अपनी शाम की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। कह सकते हैं कि लोगों के घर के दरवाजे शाम के 5 बजे के बाद ही बंद हो जाया करते थे। कारण यही था कि राजा जो नसरुद्दीन महमूद था, ईमानदार तो था लेकिन ताकतवर नहीं था। और दिल्ली की जनता को कैसा चाहिए था? एक ताकतवर राजा भी हो और ईमानदार भी हो। वो सारे गुण अगर किसी में दिखते थे दिल्ली की जनता को, उलेमा वर्ग के जो लोग थे, सूफी संत थे, तो वो दिखते थे इसी बलबन के अंदर। बलबन ईमानदार भी है, क्योंकि बलबन कोई और नहीं है। बलबन की कहानी हम आगे बताएंगे, लेकिन कुछ एंट्री बलबन जब करता है तो यहां पर बलबन का रोल भी देखने को हमें मिलता है। बताते हैं कि जब नसरुद्दीन महमूद को लगता है कि बलबन ही ऐसा व्यक्ति है जो कि क्या है, मंगोलों का सामना कर सकता है, बताते हैं कि रेहान दिल्ली छोड़कर बताते हैं कि लाहौर भाग जाता है, एक मस्जिद में जाकर छुप जाता है। इसीलिए इसी नसरुद्दीन महमूद को मजबूरन बलबन को बुलाया जाता है और बलबन को फिर से उसी पद पर नियुक्ति कर दी जाती है जिस पद पर वो पहले था। लेकिन बताते हैं कि यहां पर नसरुद्दीन महमूद की और कहानी अगर हम देखें दोस्तों, तो नसरुद्दीन महमूद इसी आक्रमण से इतना दुखी हो चुका था, कह सकते हैं कि बैरागी का रूप धारण कर चुका था, ये एक बैरागी बन चुका था। मतलब कह सकते हैं कि नसरुद्दीन महमूद की जो सोचने की शक्ति थी वो खत्म हो चुकी थी। अब दिल्ली की जनता को अगर हम बात करते हैं, बलबन ही चाहिए था। अब बलबन कब बैठेगा? बलबन या तो इसकी हत्या करे तब बलबन बैठेगा, क्योंकि अभी तो नसरुद्दीन महमूद खुद शासक है। और सुनिए कहानी दोस्तों इसके बारे में, तो ये तो कहानी हो जाती है जब बलबन आ जाता है इस पद पर, तो बताते हैं कि बलबन ने मंगोलों पर नियंत्रण पा लिया। और बताते हैं कि जब तक बलबन इस पद पर रहा तो मंगोलों ने दिल्ली की ओर आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि सबको पता था कि बलबन ही ऐसा व्यक्ति है एक जो कि मंगोलों को दंडित कर सकता है। और मंगोल इससे बहुत भयभीत होते थे, मंगोल बहुत ही ज्यादा डरते थे बलबन से।
दोस्तों कुछ समय बाद बताते हैं कि जब ये ऐसा हो जाता है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो इसी नसरुद्दीन महमूद के द्वारा इसने अपनी मां मलिका जहां को एक कह सकते हैं भरे दरबार में बेइज्जती कर कर अपने दरबार से निकाल देता है। और जैसे ही ये अपनी माता मलिका जहां को निकालता है दरबार से, तो दिन प्रतिदिन विद्रोह हो जाते हैं, मौलवी काजी विद्रोह करने लगते हैं। और देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, बलबन को बहुत लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। तुर्क एक इलवरी जाति के जो सरदार थे उनका बलबन को समर्थन प्राप्त होता है। कुछ उलेमा वर्ग के जो सरदार हुआ करते थे, सूफी संत हुआ करते थे, सबका समर्थन प्राप्त हो जाता है किसको? बलबन को। क्योंकि नसरुद्दीन महमूद की सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है? फिर से बलबन के हाथ में आ जाती है, क्योंकि एक नामात्र का राजा के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसे राजा को बैठने का कोई अधिकार दिल्ली की जनता पर या दिल्ली सल्तनत पर नहीं था। बताते हैं कि यहां पर बलबन भी इसके साथ षड्यंत्र रचता है। षड्यंत्र वो क्या था? षड्यंत्र ये था, बलबन ने इनकी माता मलिका जहां के समर्थन से, कुछ उलेमा वर्ग के समर्थन से, बताते हैं कि नसरुद्दीन महमूद की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद अगला सुल्तान बन जाता है यही बलबन। बलबन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बलबन बहुत ही ताकतवर सुल्तानों में सबसे प्रतापी माना जाता है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको समझ में आई हो तो जरूर बताना, क्योंकि अब मैं आपको बलबन पढ़ाने जा रहा हूं कि बलबन की कहानी क्या थी। देखिएगा दोस्तों, ये कहानी आपको 2-4 लाइनों से आपको याद रखनी है। कैसे? देखिएगा, नसरुद्दीन महमूद का काल कितना है? 1245 से 66 तक। बलबन को किस पद पर नियुक्ति करी थी? नाइबे मामलिकात। नाइबे मामलिकात के पद पर हटने के बाद किसको नियुक्त किया गया था? रेहान को। रेहान कोई और नहीं था, इसका भतीजा था। बताते हैं कि किसके शासनकाल में 30 दिनों तक नमाज नहीं पढ़ी गई थी? कौन सा राजा था? नसरुद्दीन महमूद। कौन सा सूबेदार था? रेहान था। अच्छा, कौन सा राजा अपना जीवन व्यतीत कुरान लिखकर टोपी सिलकर करा करता था? तो आप बताएंगे यही नसरुद्दीन महमूद। बताते हैं कि मंगोल अटैक सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुआ दोस्तों? तो सबसे अधिक जो मंगोल अटैक भी हुआ है वो किसके हुआ है? नसरुद्दीन महमूद के काल में ही हुआ था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करा था? तो नसरुद्दीन महमूद के साथ करा था। और इसको उपाधि कौन सी दी थी? उलुग खां की। तो दोस्तों यहां से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनेंगे, आप थोड़ी सी कहानी को ध्यान में रखें। अब देखते हैं दोस्तों बलबन की कहानी क्या है भाई। अब हम सबसे प्रतापी जो राजा है, जो सबसे ताकतवर राजा है, वो है बलबन। तो बलबन की कहानी क्या है दोस्तों, देखते हैं भाई। अब देखिए, गुलाम वंश में नसरुद्दीन महमूद का रोल समाप्त हो चुका है और अब दिखेंगे बलबन। बलबन के बारे में क्या देखिएगा। बलबन, तो बलबन का कार्यकाल है 1266 से 1286 तक। अब दोस्तों आपने बलबन तो किताबों में पढ़ रखा है, आपको टीचर पढ़ाते हैं बलबन की कहानी, लेकिन मैं दोस्तों आज आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं कि आपको एक मोटिवेशन वाली कहानी भी है बलबन की। अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अब आप बोलोगे सर ऐसी क्या कहानी है? ऐसा तो किताबों में हमने पढ़ा ही नहीं बलबन के बारे में। दोस्तों किताबों में आपको पढ़ाते नहीं है, सिर्फ किताब के 2-4 पन्ने उठाए और आपको बता दी कि बलबन ऐसा था वैसा था, लेकिन सिर्फ आप कहानी समझो कि कहानी वास्तविक है क्या। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी कहानी स्टार्ट करता हूं इसके नाम से। इसका जो वास्तविक नाम था, अगर हम दोस्तों इसके वास्तविक नाम की देखते हैं तो इसका जो वास्तविक नाम था वो था वाहुद्दीन। इसकी अगर हम बात करते हैं बलबन की, तो मैंने आपको बताई थी इसको एक उपाधि मिली हुई थी उलुग खां की। अब बलबन की कहानी क्या है तो देखिएगा दोस्तों, देखिएगा बलबन की जो उपाधि है वो उलुग खां की है और इसका वास्तविक नाम क्या था? वाहुद्दीन। तो ये तो हमें पता चल चुका है, कुछ क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं बलबन की कहानी क्या है। तो बलबन अगर हम बात करते हैं इसी बलबन की, तो अपने भाइयों में अगर हम बात करते हैं, जो इसके भाई थे वो बताते हैं 11 भाई। बलबन के कितने भाई थे? 11 भाई। और 11 में अगर हम बात करते हैं, जो बलबन था वो सबसे छोटा था। अगर हम बात करते हैं इसी बलबन की, तो बताते हैं कि बचपन में ही इसके पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
और जो इनकी माता थी वो बताते हैं कि अत्यधिक बड़ा परिवार होने के कारण बताते हैं कि इन्हीं का पालन पोषण नहीं कर पाती थी। और मंगोल बताते हैं कि मंगोलों के साथ बताते हैं कि ये 4 से 5 साल तक कहां रहा था, मंगोलों के संरक्षण में रहा था। बताते हैं कि बलबन में और भी कुछ ऐसी कमियां थीं जिस कारण इसके भाइयों ने इस बलबन को घर से बेदखल कर देते। वो कमियां क्या थी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही बलबन की कुछ खास बात ये थी, एक तो ये बहुत ही ज्यादा काला था। दूसरी बात अगर करता हूं तो ये इसका जो कद था, अगर हम कद की बात करते हैं तो कद भी बहुत छोटा हुआ करता था। काले के साथ साथ ये बहुत ही बदसूरत था। इसके अंदर 3 बहुत बड़ी कमियां थी। एक तो ये बहुत ही ज्यादा काला था, काले के साथ साथ इसका कद जो था दोस्तों बहुत ही छोटा हुआ करता था। ऐसा नहीं कि बहुत कह सकते हैं, लेकिन इसका जो कद था दोस्तों बहुत ही, मान लीजिएगा बहुत ही छोटा कद का था। मान लीजिएगा इतना छोटा इसका कद हुआ करता था। उसके बाद बताते हैं कि काले के साथ साथ ये बहुत ही अत्यधिक बदसूरत भी था। इसके साथ अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जब ये इतनी कह सकते हैं इसके अंदर कमियां मान लीजिएगा, या कह सकते हैं कि भाई इसका एक दोष मान लीजिएगा। अगर हम बलबन की और बात देखें तो बलबन इन्हीं के साथ साथ देखते हैं कि जब बलबन यहां से मंगोलों के हाथ लग जाता है तो 4 से 5 साल मंगोलों के साथ रहता है, और जब 4 से 5 साल मंगोलों के साथ रहता है तो बताते हैं कि इसका कुछ जीवन मंगोलों के साथ व्यतीत हुआ था। तो मंगोलों की कहीं ना कहीं बलबन चाल मान लीजिएगा या उनके रहन सहन से बहुत ही प्रेरित था। बलबन का रहन सहन भी एक ऐसा ही होने लगा मंगोलों की तरह, और बताते हैं कि जब मंगोलों को लगने लगता है और कुछ जो दास थे, जो बच्चों का अपहरण किया गया था, उन्हीं बच्चों में मंगोल भी कह सकते हैं कि बलबन भी था। तो बलबन की आगे देखते हैं दोस्तों कहानी क्या है। तो याद रखना है कि जब बलबन मंगोलों के हाथ लग जाता है तो यही मंगोल कुछ दासों को, कुछ बच्चों को कह सकते हैं कि बेचने के लिए व्यापारियों के हाथ, मतलब कह सकते हैं बेचने के लिए बाजारों में जाया करते थे, और एक बाजार जुड़ा करता था गजनी में। अगर हम बात करते हैं कि इसी बलबन को दोस्तों कि बेचने के लिए गजनी में एक बाजार था, बसरा एक कह सकते हैं गजनी में एक गांव था, और बताते हैं कि इस गांव में यही मंगोल बहुत बच्चों को भारी संख्या में इस गांव के अंतर्गत एक व्यापारी को बेचा करते थे। तो उन कह सकते हैं कि उन बच्चों में बलबन भी था, और कह सकते हैं कि यही मंगोल इस बाजार में क्या करते हैं, एक व्यापारी जिसका नाम था ख्वाजा जलालुद्दीन बताते हैं कि ख्वाजा जलालुद्दीन व्यापारी था, और इस व्यापारी को बताते हैं कि यही मंगोल किसको बेच देते हैं, बलबन को। और बताते हैं कि यही व्यापारी इस बसरा के गांव से इस कह सकते हैं कि बलबन को खरीद कर अपने घर ले आते हैं कुछ दासों के साथ। दोस्तों मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय बलबन इस जलालुद्दीन के घर पहुंचता है तो बताते हैं कि जलालुद्दीन की कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है, इस व्यापारी की मृत्यु हो जाती है, और जो इस जलालुद्दीन के जो पुत्र थे उन पुत्रों का एक कह सकते हैं कि बलबन फिर से क्या हो जाता है, पक्षपात हो जाता है। इस जलालुद्दीन के पुत्र इससे घृणा करने लगते हैं। घृणा करने का मुख्य कारण दोस्तों यही था कि इसका कालापन होना, इसका बदसूरत होना, इसका नाटापन होना, जो कद इसका छोटा था। इसीलिए बताते हैं कि जब
जलालुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो बताते हैं कि बलबन फिर से घर से बेघर हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब इसके पिता की मृत्यु होती है, पिता का साया इससे उठ जाता है, मां का साया बलबन से उठ जाता है, तो उसके जो भाई थे उसको बताते हैं कि वो अपहरण घर से निकाल देते हैं, तो मंगोल इसको अपहरण कर लेते हैं। 4 से 5 साल मंगोलों के साथ रहता है, तो बलबन को लगने लगता है कि मेरा जीवन एक तरह से क्या हो जाएगा, फिर से सफल हो जाएगा, मैं इनके साथ ही रहूंगा। लेकिन मंगोल भी क्या करते हैं, इसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, और यही मंगोल फिर से एक गजनी के बाजार में जो बसरा गांव था, जलालुद्दीन व्यापारी को बेच देते हैं, और जलालुद्दीन फिर से अपने घर ले आता है दोस्तों। तो इसको लगने लगता है कि पिता के समान ही बताते हैं कि बलबन मानने लगा था जलालुद्दीन को, लेकिन जलालुद्दीन का भी साया बलबन से उठ जाता है दोस्तों। तो कुछ समय पश्चात जो जलालुद्दीन के पुत्र थे वो भी क्या कर देते हैं, बलबन को एक तरह से वही गजनी के बसरा बाजार में लेके जाते हैं, और जब लेके पहुंचते हैं तो बताते हैं कि इस व्यापारी, कह सकते हैं जो व्यापारी थे बसरा गांव में आने वाले ये गजनी के बाजार में, तो बताते हैं कि जो व्यापारी गुलामों को खरीदते थे वो तो खरीदते ही थे, लेकिन बताते हैं कि बलबन को इस जलालुद्दीन के पुत्र काफी समय तक खड़े रहते हैं लेकर, लेकिन कोई भी बोली बलबन की नहीं लगती है। बलबन के नाटेपन को देखकर, बलबन के कालेपन को देखकर, उसकी बदसूरती को देखकर लोग इससे घृणा करते थे। बताते हैं कि बलबन का कोई भी दाम नहीं लग रहा था। बलबन अपने आप से एक तरह से घृणा करने लगा था, कि उसको लगने लगा था कि मेरा एक कालापन ही, मेरा एक नाटापन ही सबसे बड़ा दोष है। दोस्तों मैं आज उसी बलबन की बात बता रहा हूं जो बलबन आगे चल के एक प्रतापी सुल्तान कहा जाएगा। मैं उसी बलबन की बात कर रहा हूं जो कि गुलाम वंश के सभी सुल्तानों में सबसे ताकतवर अगर कोई सुल्तान बनता है तो वो बलबन बनता है। तो दोस्तों इसकी कहानी और क्या है देखिएगा। बताते हैं कि जब बलबन को गजनी के बाजार में नहीं खरीदा जाता है तो जलालुद्दीन के जो पुत्र थे उसको रात्रि के समय वहीं छोड़ आते हैं। बलबन को वहीं छोड़ आते हैं और बलबन को लगने लगता है कि अब मुझे किसी का साया नहीं मिलेगा, मेरी कोई देखरेख नहीं करेगा। दोस्तों बताते हैं कि जब गजनी में व्यापारी गुलामों को खरीदने आते थे तो बलबन वहीं भूखा तड़पता रहता था। बलबन की ओर कोई भी व्यापारी देखा नहीं करता था। बलबन 3 से 4 दिन के मध्य अगर हम देखते हैं दोस्तों तो इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि खाने के लिए इस पे रोटी तक नहीं थी। कह सकते हैं कि स्थिति बलबन की इतनी खराब हो चुकी थी, कोई भी व्यापारी बलबन को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दोस्तों बताते हैं कि समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। इसी गजनी के बाजार में अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि इसी गजनी के बाजार में इल्तुतमिश की एंट्री होती है। इसी गजनी के बाजार में दोस्तों इल्तुतमिश की एंट्री होती है, और इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं तो काफी गुलामों को इल्तुतमिश खरीदकर एक बसरा गांव से गुजर रहा था। दोस्तों इसी बसरा गांव से गुजर रहा था और इसी गांव के आसपास एक कह सकते हैं कि एक घाट के किनारे एक भूखा प्यासा इसी बलबन की अगर हम बात करते हैं तो बलबन पड़ा हुआ था। कह सकते हैं कि शाम का टाइम हो चुका था। बलबन की एक दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जिस समय इल्तुतमिश बसरा गांव से अपने कुछ गुलामों को खरीदकर अपने दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ रहा था तो बताते हैं कि जब इल्तुतमिश अपने घोड़े पे अपने कबीले के साथ उस गांव से गुजरता है तो कुछ दूरी तक आगे को चलता है तो बताते हैं कि किसी बालक की आवाज, रोने की आवाज आती है। किसी बालक के रोते हुए की आवाज आती है। इल्तुतमिश के वो आवाज कानों में पड़ जाती है मित्रों, और बताते हैं कि यहां पर एक तरह से इल्तुतमिश तुरंत ही अपने कबीले को रोक लेता है, और कबीले को रोकने के बाद तुरंत आदेश देता है अपने सैनिकों को, अपने कुछ लोगों को कि किस बालक की आवाज आ रही है, तुरंत देखा जाए कोई किस दिक्कत में है कोई बालक। तो बताते हैं कि कुछ सैनिक उतरकर अपने घोड़े से देखते हैं तो बालक कोई और नहीं था, वो गयासुद्दीन बलबन था। वही बलबन था जिसको हम आगे चढ़ के पढ़ाएंगे आपको गयासुद्दीन बलबन के नाम से। दोस्तों बताते हैं कि जिस समय इस बलबन को इल्तुतमिश के सामने पेश किया जाता है तो दोस्तों बलबन को यह लगता है कि एक तरह से ये व्यापारी भी वही व्यापारी जैसा होगा जैसे कि एक तरह से अन्य व्यापारी मेरी घृणा से कह सकते हैं कि मुझसे मजाक बनाते हैं, मुझे कह सकते हैं खरीदने के लिए कोई दाम नहीं लगाते।
बलबन बताते हैं कि जिस समय इल्तुतमिश उसकी ओर देखता है बलबन की, तो बलबन एक तरह सा आंखों में आंसू आ जाते हैं बलबन के, क्योंकि बलबन ने एक तरह से ना ही तो कई दिन से खाना खाया था और न ही कई दिन से कह सकते हैं पानी भी पिया था। बताते हैं कि जब बलबन को उसके सामने पेश किया जाता है इल्तुतमिश के सामने, तो बताते हैं कि बलबन ने सिर्फ एक ही मांग करी थी, वो करी थी पानी की। बलबन ने इल्तुतमिश से पानी मांगा और इल्तुतमिश अपने घोड़े से उतरकर तुरंत उसका हालचाल पूछता है। तो बताते हैं कि इल्तुतमिश के सामने अपनी पूरी कहानी बताता है। बताते हैं कि इल्तुतमिश इतना काम करने के लिए अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और 2 कदम आगे बढ़ता है। तो बताते हैं कि एक तरह से इल्तुतमिश के सामने एक बलबन गिड़गिड़ाने लगता है, उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे आप अपना दास बना लीजिएगा। दोस्तों ये कहानी ऐसी है, एक अगर मैं सभी इकाइयों में इकाई देखता हूं तो एक दास बहुत छोटी इकाई होती है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे दास बना ली, मुझे गुलाम बना लीजिएगा। वही बलबन बोल रहा है इल्तुतमिश से कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मुझे अपना दास तक स्वीकार करिएगा, क्योंकि बलबन की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि बलबन को कोई दास बनाने के लिए भी तैयार नहीं था। बताते हैं कि दोस्तों इल्तुतमिश इतनी बात सुनकर बलबन की कुछ चेहरे पे मुस्कुराता है, कुछ हंसता है और बोलता है कि मैं आपको किस लिए दास बनाऊं, मैं आपको किस आधार पे दास बनाऊं। बलबन गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन इल्तुतमिश उसकी कोई नहीं सुनता है और इल्तुतमिश अपने कबीले के साथ रवाना हो जाता है। और दोस्तों 2-3 दिन के बाद फिर से वही इल्तुतमिश अपने कबीले के साथ उसी गजनी के बाजार में कुछ गुलामों को खरीदने आता है। तो दोस्तों बताते हैं कि जिस स्थान पर उस बलबन को इल्तुतमिश ने छोड़ा था, वही बलबन उसी स्थान पर उसको मौजूद मिलता है। और बताते हैं कि जिस कबीले के साथ इल्तुतमिश गुजर रहा था, तो बलबन आगे खड़ा हो जाता है, लेट जाता है और कहता है कि या तो आप मेरा कत्ल कर दीजिएगा या फिर मुझे अपना दास स्वीकार करिएगा। बताते हैं कि इल्तुतमिश तुरंत बलबन को गले से लगा लेता है और गले से लगाने के बाद बताते हैं कि इल्तुतमिश के द्वारा इसको खरीद लिया जाता है और इल्तुतमिश का दास ही कौन है, बलबन माना जाता है। दोस्तों बताते हैं कि गजनी में 1200 अगर मैं बात करता हूं, आगे देखिए कहानी, इल्तुतमिश जलालुद्दीन के अगर हम बात करते हैं बसरा के बाजार से या कह सकते हैं गजनी के बाजार से खरीद कर यही इल्तुतमिश बलबन को 1232 ईस्वी में ले आता है। कहां पर, दिल्ली में। दोस्तों गजनी से अगर हम बात करते हैं, अगर हम देखते हैं गजनी से दिल्ली ले आता है यही इल्तुतमिश और बताते हैं कि कब लाता है, 1232 ईस्वी में। गजनी से दिल्ली ले आता है किसको, बलबन को, और बताते हैं कि यही बलबन को एक तरह से उन्हीं दासों की श्रेणी में रख देता है जो कि इल्तुतमिश ने, अगर हम बात करते हैं कौन से दास थे, वही 40 तुर्क सरदार। दोस्तों जो इल्तुतमिश ने 40 का गठन किया था, उसी में बताते हैं कि बलबन को एक तरह से जगह दी जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको और बताना चाहता हूं, अभी 1232 ईस्वी में बलबन तो आ जाता है, लेकिन जब 40 का गठन इल्तुतमिश करता है और इसको एक तरह से वहां पर शामिल किया जाता है 40 लोगों में, तो बताते हैं कि दोस्तों यहां पर बलबन के साथ वही एक बदसलूकी करते थे वही 40 लोग। आखिर क्या कर रहे हैं बलबन के साथ, आखिर दोस्तों बलबन का ऐसा क्या दोष है? तो दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूं, फिर से वही दोस्त था। जब बलबन इन 40 लोगों में शामिल होता है तो वही 40 लोग बलबन से एक उसकी मजाक बनाना, उसके साथ बदसलूकी करना, उसके साथ अशब्द बोलना, उसे देखकर हंसना। आखिर क्यों हंस रहे हैं दोस्तों ये, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी बलबन पे क्यों हंस रहे हैं दोस्तों, इसके नाटे पे हंस रहे हैं, इसके नाटेपन पे हंस रहे हैं, इसके कालेपन पे हंस रहे हैं, इसकी बदसूरती पर हंस रहे हैं। तो यही बलबन का सबसे बड़ा दोस्त था। लेकिन बताते हैं कि बलबन ने अपनी योग्यता पे ध्यान दिया, इनकी बात नहीं सुनी। बताते हैं कि बलबन को एक तरह से खिलौना की तरह उससे खेला करते थे। लेकिन बलबन ने एक प्रण लिया था, बलबन ने एक प्रतिज्ञा करी थी कि एक दिन अगर मैं हिंदुस्तान का सुल्तान बनता हूं तो इन्हीं सारे लोगों को मैं दंडित एक दिन जरूर करूंगा।
यह तय कर चुका था बलबन, मुझे अगर एक दिन लक्ष्य प्राप्त होता है, क्योंकि बलबन ने एक लक्ष्य बनाया था, अगर इल्तुतमिश 40 लोगों में से एक गुलाम राजा बन सकता है तो बलबन राजा क्यों नहीं बन सकता। दोस्तों, इल्तुतमिश भी तो किसी का गुलाम था, क्या वो राजा नहीं है? क्या वो मैंने सुल्तान नहीं पढ़ाया है ना? तो बलबन क्यों नहीं बन सकता? तो बलबन ने अपने दिमाग में वही रखा कि मैं इस लक्ष्य को एक दिन प्राप्त करके रहूंगा। आज जितनी बलबन की लोग हंसी मजाक उसके खिलौना की तरह उससे खेल रहे हैं, उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उसका एक दिन बलबन ने एक प्रण लिया कि मैं एक दिन इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। दोस्तों, बताते हैं कि बलबन धीरे धीरे बताते हैं कि अपनी ऊंचाइयों तक छूने लगता है अपनी ऊंचाइयों को, और एक दिन बताते हैं कि रजिया सुल्ताना के शासन काल में अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो एक तरह से रजिया सुल्ताना के शासन काल में धीरे धीरे उसकी एंट्री होने लगती है। बलबन छोटे छोटे पदों पर गठित होने लगा, छोटी छोटी ऊंचाइयों को छूने लगा, और बताते हैं कि उन 40 लोगों में सबसे प्रिय गुलाम भी इल्तुतमिश का बन चुका था, वही बलबन। बलबन में सैन्य शिक्षा बहुत आ चुकी थी, तलवार विद्या बहुत जानता था बलबन। दोस्तों, बताता हूं कि इसी बलबन के बारे में बलबन बताते हैं कि जब रजिया के काल में आता है, तो बताते हैं कि जब रजिया का शासन काल चल रहा था, तो शासन काल में आने के बाद रजिया बलबन से इतनी प्रभावित होती है, और इसी को बताते हैं कि एक पद पर गठित करती है। उस पद का नाम था अमीर ए शिकार। दोस्तों, पूछा जा सकता है, देखिएगा, मैं आपको उस लेवल तक दोस्तों आज पढ़ाना चाह रहा हूं जिस लेवल तक आप पढ़ना चाह रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप अन्य YouTube चैनल को बिल्कुल ना देखो। मैं वादा करता हूं आपसे, बिल्कुल वादा करता हूं, मैं हिस्ट्री से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने दूंगा, और मजा भी आएगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, आप बोलोगे सर आज तक इतना पढ़ा ही नहीं, बलबन को तो हमने बहाउद्दीन के नाम से जाना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्टेप बाय कहानी आपको लेकर चल रहा हूं, राजा तक पढ़ाऊंगा बिल्कुल। तो दोस्तों, रजिया सुल्ताना के शासन काल में जब बलबन आता है इल्तुतमिश के मरने के बाद, तो बताते हैं कि यहां पर बलबन अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्ति होती है, और नियुक्ति हो जाने के बाद बताते हैं कि बलबन ने, रजिया ने जिस समय अपनी एंट्री की थी, तो उस समय सबसे बड़ा अगर कोई विद्रोह था रजिया के शासन काल में, अगर मैं दोस्तों रजिया के शासन काल में सबसे बड़ा अगर किसी का विद्रोह था, तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूं, तो वो किसका था? बलबन का था। बलबन का विद्रोह था। धीरे धीरे बताते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, रजिया सुल्ताना की विद्रोह के दौरान मृत्यु हो जाती है। बताते हैं कि यहां पर बहराम शाह कह सकते हैं कि राजा बनता है, और बहराम शाह के शासन काल में बताते हैं कि बलबन एंट्री करता है और धीरे धीरे कुछ पद पर गठित होने लगता है। बहराम शाह की मृत्यु हो जाती है, तो बताते हैं कि महसूद शाह शासक बनता है, और महसूद शाह के शासन काल में अगर हम बात करते हैं, तो वो शक्तियां प्राप्त कर चुका था बलबन जो उसको कुछ चाहिए थी। कुछ वो शक्तियां प्राप्त कर चुका था बलबन जो कि राजा को कुछ चाहिए थे। बलबन के पास वो क्षमता आ चुकी थी जो राजा के अंदर गुण होने चाहिए। धीरे धीरे बताते हैं कि नसरुद्दीन महमूद और बलबन और मलिका जहां उनकी मां जो थी, उनके षड्यंत्र के द्वारा महसूद शाह की हत्या कर दी जाती है, और अगला राजा नसरुद्दीन महमूद बन जाता है। और जब महमूद नसरुद्दीन राजा बनता है, तो उसके शासन काल में बताते हैं कि बलबन वजीर के पद तक पहुंच जाता है, और जब वजीर के पद तक पहुंचता है, तो वही नसरुद्दीन, मैंने आपको बताया था कि उसको एक उपाधि देता है उलुग खां की, और उलुग खां के बाद बताते हैं कि एक तरह से इस उपाधि के साथ, एक खिताब के साथ बलबन एक तरह से चर्चा में आने लगता है। और एक दिन मैंने आपको बताया है कि यही बलबन एक तरह से उस नसरुद्दीन महमूद के एक पद को समाप्त कर देता है, नसरुद्दीन महमूद की सत्ता को समाप्त कर देता है। क्यों करने का कारण था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बलबन ने इतना दिमाग लगाया, क्योंकि बलबन नसरुद्दीन महमूद के साथ एक तरह से क्या था, एक वैवाहिक संबंध भी बना चुका था, उसको रिश्तेदार बनाया था उसने पहले, क्योंकि अपनी पुत्री का विवाह उसने किसके साथ किया था? नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। और एक दिन नसरुद्दीन महमूद की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद दोस्तों गयासुद्दीन बलबन के नाम से शासक बनता है यही बलबन। और यह था बलबन का प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, इसका प्रारंभिक जीवन। अब देखते हैं कि बलबन क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। दोस्तों,
इस कहानी से अगर दोस्तों आपको कुछ अकल आई हो और कुछ सीख मिली हो तो मैं आप समझ गए होंगे कि मैंने कहानी कहां आपको बताई है। अगर दोस्तों हम कोई भी लक्ष्य है, किसी की बदसूरती से, किसी के कालेपन से हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते उसके अंदर क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका टैलेंट क्या है, तो याद रखना कपड़े पहनावे जो इंटेलिजेंट होता है वही नहीं पहनता है, बिना इंटेलिजेंट वाले भी कपड़े अच्छे पहन सकते हैं। तो कभी भी किसी की बदसूरती पे ये मत सोचना कि उसकी योग्यता क्या है। तो वो मैंने उदाहरण आपको बलबन का दे दिया है कि बलबन इतने अन्य गुण होने के बाद, न गुण होने के बाद भी, आज देख लीजिएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं, गयासुद्दीन बलबन, वही बलबन पढ़ा रहा हूं दोस्तों जिसे कि गुलाम बनाने के लिए, जिसे कि गुलाम बनाने के लिए, कह सकते हैं कि दास बनाने के लिए भी लोग तैयार नहीं थे। और आज दोस्तों वही मैं आज हिंदुस्तान का एक सुल्तान पढ़ा रहा हूं, गुलाम वंश का वो सुल्तान पढ़ा रहा हूं जो कि सबसे ताकतवर माना जाता है, अपनी योग्यता के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, एक कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा पद हुआ करता था उसे ग्रहण कर चुका है यही बलबन। अब देखिएगा दोस्तों बलबन बन चुका है राजा। अब राजा बन चुका है तो कहीं ना कहीं जो लोग इसका विद्रोही थे, जो लोग इससे अपमानित करते थे इसको, क्या उनका असर करेगा बुरा? बिल्कुल करेगा। तो सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहले जब बलबन राजा बनता है तो बलबन के अंदर दोस्तों मैं और कुछ खास बात बताना चाहता हूं। बलबन जब राजा बना था तो यह बताते हैं कि बलबन अपने दरबार में सबसे पहले इसने यही कहा था, मैं दोस्तों बहुत आज डिटेल से बताना चाह रहा हूं आपको, एक मोटिवेशन वीडियो भी मान लीजिएगा इसको, आपको अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा जब बलबन राजा बनता है तो राजा बनने के बाद जब सिंहासन पर बैठता है तो सिंहासन पर बैठने के बाद इसने सबसे पहले एक घोषणा करी। उस घोषणा का बात क्या थी, उस घोषणा क्या थी? तो जब ये राजा बनता है, जब ये सुल्तान बनता है दोस्तों, तो सुल्तान बनने के बाद इसने बताते हैं कि सबसे पहले दरबार में सबसे पहले इसने एक काम करा। वो काम क्या था? हंसने पर, किस पर भैया? हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं कि बलबन है क्या वाकई में। मैं 2-4 लाइनें पढ़ ली, बलबन आएंगे, बलबन क्या रखा? बलबन अब पढ़ो भैया, बलबन पढ़ो। अब देखो अब क्या है वास्तविकता। अगर किसी चीज के बारे में पढ़ोगे तो रटने की जरूरत ही नहीं है इतिहास को। अब मैंने 2-4 लाइनें बता दी आपको कि भैया लो ये बलबन आया, बलबन ने नौरोज उत्सव बनाया, लोहरक्त की नीति अपनाया। अरे ये तो क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, तभी तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रहेंगे। अगर आप किसी का इंट्रो पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो ना। अगर मैं आपसे 1 मिनट हाय हेलो करूं, हेलो हाउ आर यू, डू यू डू करूं इस तरह से और चला जाऊं भाई, और जब तक आप मेरा पूरा इंट्रो ना जानोगे, मेरे घर का परिवार क्या करता क्या ना, तो भाई जब मैं 20 चीजें बताऊंगा अपने परिवार की, तो दोस्तों 10 चीजें तो आपके दिमाग में जरूर रहेंगी। तो वही तो इतिहास है, वही तो हमें पढ़ना है बढ़िया से। तो दोस्तों इसने सबसे पहले राजा बनने के बाद अपने दरबार में हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा क्यों किया बलबन ने? क्या बलबन हंसने नहीं देगा? किसी को नहीं हंसने देगा? वाकई में ही किसी को नहीं हंसने देगा बलबन। ऐसा क्या था भाई? तो बलबन अगर हम बात करते हैं तो जब राजा नहीं बना था तो बलबन बहुत बदसूरत भी था, मैंने आपको बताया था, नाटा भी था, काला भी था। तो इसको बलबन को ऐसा लगता था कि अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो उसे ऐसा लगता था कि वो मुझ पे हंस रहा है, मेरे नाटेपन पे, मेरी बदसूरती पर, मेरे कालेपन पे हंस रहा है। तो इसने सबसे पहले राजा बनने के बाद एक ही काम किया कि मेरे दरबार में अगर कोई व्यक्ति हंसता हुआ दिखाई दिया तो तुरंत खोपचे में ले लिया जाएगा भाई। अब कुछ लोग तो ऐसे जो बलबन से पहले भी मजाक करते थे और बाद में मजाक करना चाह रहे बलबन से। नो होगा बलबन क्या, बलबन दो। अब बलबन बेचारा सोचे कि चलो मान जाओ, इतनी घोषणा कर दी, लेकिन घोषणा के अंदर पता चला कि भाई 4-5 लोग आए दरबार में, बलबन तो कुछ कहेगा ही ना, बलबन तो अपना ही आदमी है, अपने 40 में से तो निकला है जो इल्तुतमिश ने बनाए। भाई एक संघ है हमारा, मान लीजिएगा 40 लोग हम एक जैसे, तो उसमें से तो निकल के बलबन आया और बलबन ने राजा बनती क्या कर दी? घोषणा कर दी, प्रतिबंध लगा दिया कि हंसेगा नहीं। 2-4 लोगों ने सोचा, दरबारी लोगों ने, कि बलबन ऐसी बोल रहा, नु करा होगा, ही करे, ही जैसी करा, नु ले ले भैया तुरंत खोपचे में। पता चला कि भाई दे दी फांसी, निकल के जीवित है करके इस तरह से।
अब बलबन ने जब ये प्रतिबंध लगाया, 2-4 को फांसी लगाई, तो भाई वैसे ठंडे पड़ गए 4-5 लोग, तो बाकी बलबन खतरनाक है। अभी और देख लो भैया, हंसने पर प्रतिबंध लगा देता है। और देखिएगा दोस्तों, इसी की अगर मैं बलबन की बात करता हूं, तो इसी बलबन ने अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए, अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, तो इसने एक प्रथा अपनाई। वो प्रथा का नाम क्या था? अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए इसने एक प्रथा अपनाई, सिजदा और प्लस पेबोस। सिजदा एवं पेबोस प्रथा चलाई। इसने क्या कहा कि मेरे दरबार में हंसेगा तो है ही नहीं। बलबन ना तो हंसता था और ना ही किसी को हंसने देता था। सिर्फ अगर कोई वार्तालाप भी करनी है, कोई बातचीत भी करनी है, तो यही बलबन किससे करता था? अपने सिर्फ वजीर से बात करता था, और वजीर को खुद आदेश दे दिया था कि कोई भी मेरे दरबार में नहीं हंसेगा। उसके साथ बलबन ने और कठोर शासन किया। वही शत्रुओं का विनाश कर रहा है जो बलबन से घृणा करते थे, वही शत्रुओं का एक तरह से नाश कर रहा है बलबन, जो कि उसके बदसूरत और नाटेपन पे हंसते थे। तो बताते हैं कि प्रथा चलाता है सिजदा और एक प्रथा चलाता है पेबोस। सिजदा का मतलब होता है कि एक तरह से सिर के बल लेटकर, देखिएगा दोस्तों, बलबन ने कहा कि मुझे ऐसे नहीं नमस्ते करवानी, इन्हीं शत्रुओं से मेरे दरबार में अगर कोई बैठता है, क्योंकि दरबार में ऐसा तो नहीं सभी लोग बलबन के खिलाफ, मतलब बलबन को मानते हो, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बलबन से घृणा करते थे। तो बलबन ने कहा कि सिजदा चला दो। सिजदा का अर्थ यही है सिर के बल चलकर, देखिए सिर ऐसे करके घुटने टेक कर सिर के बल चलकर सुल्तान अपने पैर चूमाता था उनसे। भाई आ जाओ बेटा, अब ये नहीं कहता कि नमस्ते सुल्तान जी, ऐसा नहीं। अब तो अगर आपको मेरे नमस्ते भी करनी है, मेरे दरबार में एंट्री करनी है, सिर के बल चल के आओ, सिर के बल चल के आओ और मुझे क्या करो, मेरे पैरों को चूमो। ये था बलबन का। और दोस्तों वही बलबन है ये जो दास बनाने के लिए लोग तैयार नहीं थे। ये वही बलबन है जो 4 दिन से 3 दिन से भूखा पड़ा था। ये वही बलबन है जो मंगोलों ने जलालुद्दीन को बेच दिया था, ख्वाजा जलालुद्दीन को। देखिएगा दोस्तों, और देखिएगा, पेबोस का अर्थ होता है पेट के बल लेटकर। अगर आप ऐसे नहीं चलाओगे तो सुनो, पेट के बल लेट के आओ, पेट के बल इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आओ और मेरे पैरों को चूमो। तो 2 प्रथा याद रखना है दोस्तों। पेबोस एवं सिजदा प्रथा किसने चलाई थी? तो बलबन ने चलाई थी। ये दोनों प्रथा हैं किसके द्वारा चलाई हुई? बलबन के द्वारा। और दोस्तों शुरू किसने करी थी? शुरू तो आप बलबन बता देना, लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि इन दोनों प्रथाओं का जो अंत किया था वो किया था शाहजहां ने। इन दोनों प्रथाओं का जो अंत किया था दोस्तों वो किया था शाहजहां ने। दोस्तों और देखते हैं क्या कहानी है। तो देखिएगा, जब बलबन का इतना कठिन शासन हो जाता है तो जो मंगोल थे, जो बार बार अटैक कर रहे थे, मंगोल बताते हैं कि कई बार भारत पर अटैक करना चाहा, लेकिन कह सकते हैं कि बलबन ने मंगोलों के आक्रमण को विफल पे विफल करता चला गया। और एक दिन बताते हैं कि मंगोलों की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बलबन से कैसे जीता जाए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बलबन मंगोलों से कैसे ना विजय प्राप्त करे, क्योंकि मंगोलों की हर नीति को बलबन जानता था, क्योंकि उनके साथ इसका जीवन व्यतीत था, उनके साथ ये रहा था, उनकी हर चाल को बलबन जानता था। तो मंगोलों पे नियंत्रण पाने वाला भी, कह सकते हैं कि मंगोलों पे नियंत्रण पाने वाला भी पहला सुल्तान था दिल्ली का, वो था गयासुद्दीन बलबन। बताते हैं कि दोस्तों बलबन मंगोलों पर नियंत्रण पा लेता है और बताते हैं कि इसने एक तरह से क्या किया, इन्हीं मंगोलों के लिए, अगर हम बात करते हैं इन्हीं मंगोलों के लिए इसने एक नीति अपनाई। उस नीति का नाम था लोह रक्त की नीति। लोह रक्त की नीति का अर्थ होता है दोस्तों खून का बदला खून। मंगोलों से साफ कह दिया कि अगर आप मेरे दरबार में
अगर आप मेरे दरबार में खून बहाएंगे तो मैं उसका बदला खून से ही लूंगा। आप मेरी एक आदमी को मारोगे तो मैं आपके 10 आदमियों को मारूंगा। भाई नाटे कद का छोटा सा बसूत, आंख निकली हुई आगे को, बहुत खतरनाक व्यक्ति। बलबन जब दरबार में बताते हैं एंट्री किया करता था तो बताते हैं कि सारे दरबारी देखकर खड़ा हो जाया करते थे। बहुत कठोर शासन था। और इसी के साथ बलबन की और खास बात अगर हम बात करते हैं तो फारसी का सबसे अधिक प्रचार जो हुआ है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, फारसी का अधिक जो प्रचार हुआ है वो इसी के काल में हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि फारसी का सबसे अधिक जो प्रचलन हुआ है वो दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ है, तो दोस्तों इसी के शासनकाल में हुआ है। बताते हैं कि इसी बलबन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसी बलबन की, तो बताते हैं कि इसने जिल, अपने आप को सुम कहा था, जिल ए इलाही। जिल ए इलाही, इसने स्वयं को, बलबन ने स्वयं को कहा था जिल ए इलाही। कह सकते हैं जिल ए इलाही का अर्थ होता है दोस्तों ईश्वर की छाया। क्या होता है दोस्तों? ईश्वर की छाया। बताते हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही ईश्वर हूं। लोगों को लगने लगा था कि बलबन के अंदर वह सब गुण हैं जो ईश्वर के अंदर होने चाहिए, तो इसीलिए इसको फारसी भाषा में क्या कहा गया था? जिल ए इलाही। तो दोस्तों बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है किस सुल्तान को जिल ए इलाही कहा जाता है, या किस सुल्तान को ईश्वर की छाया कहा जाता है, या किसने स्वयं को ईश्वर की छाया बताया है, या किसने स्वयं को जिल ए इलाही कहा है, या कह सकते हैं कि किस सुल्तान के शासन काल में फारसी का सबसे अधिक प्रचार हुआ था। दोस्तों और क्या क्वेश्चन देखिएगा, बलबन बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सुल्तान है, और बलबन दिन प्रतिदिन अपने कुछ विकास भी किए हैं, तो विकास करने के लिए कुछ निर्माण भी करे हैं। तो इसके शासन काल में बताते हैं कि लूटपाट कह सकते हैं कि मंगोल अब रणनीति जो बना रहे हैं, सारी रणनीतियों को बताते हैं कि बलबन ने विफल कर दिया। इसीलिए बताते हैं कि इसी बलबन की अगर हम और देखते हैं बात, तो बलबन जब नियंत्रण पा जाता है किनके, इन्हीं मंगोलों पे, तो बताते हैं कि बलबन को किसी तरह से क्या किया जाए कि बलबन को कोई ना कोई तो बलबन के अंदर कमी होगी, कोई ना कोई तो इसके अंदर कमजोरी होगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी कमजोरी बलबन की एक ही थी, उसी बलबन का पुत्र था जिसका नाम था महमूद। इसी बलबन की अगर हम बात करते हैं, इसी बलबन का सबसे प्रिय पुत्र था, उस पुत्र का नाम था महमूद। और बताते हैं कि महमूद ही अगला उत्तराधिकारी बनता दिल्ली सल्तनत का। तो इसी महमूद को बताते हैं कि मंगोलों ने क्या किया, इसका अपहरण कर लिया, और अपहरण करने के बाद इसी महमूद की क्या कर देते हैं, ये मंगोल क्या कर देते हैं दोस्तों, हत्या कर देते हैं। इसीलिए बताते हैं कि मंगोल जब इसकी हत्या की खबर सुनता है तो बताते हैं कि एक तरह से मंगोल, हम बात करते हैं तो बलबन एक तरह से क्या हो जाता है कि अगला उत्तराधिकारी बन जाता है के खुसरो या केकुबाद। दोस्तों अगर ये कहानी आपको समझ में आई हो, या दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके जैसे कि लोहरक्ती नीति, फारसी में नौरोज उत्सव का प्रचलन किसने किया था? फारसी में, अगर हम आपसे पूछा जाए फारसी में नौरोज उत्सव का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? तो आप सीधा बताएंगे कौन था? यही बलबन था। इसी बलबन के काल में दोस्तों एक कहानी और सुन लेना। इसके दरबार में अगर हम बात करते हैं, दरबार में 2 व्यक्ति रहते थे, एक का नाम था अमीर खुसरो, पूछा जाएगा अमीर खुसरो, और एक रहता था हसन निजामी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अमीर खुसरो, हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे, तो बलबन के दरबार में कौन कौन रहते। ये पार्ट में यहीं समाप्त करता हूं, और लगभग आपको अगर समझ में आ रहा हो तो दोस्तों ये जरूर कर देना, चैनल को हमारे को शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर भी करना, और मुझे कमेंट जरूर लिखना कि सर हमें कहानी कैसी लगी, या कुछ लग रहा हो किसी को कि ज़्यादा डिटेल में हो रहा हो तो भैया वो भी बता देना, मैं शॉर्ट करना भी जानता हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।